स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? ए राज्यसभा के सभापति, बी लोकसभा के उपसभापति, सी प्रधानमंत्री, डी अध्यक्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अध्यक्ष। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों के मध्य किसी विधेयक पर मतभेद को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के माध्यम से हल करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। ऐसी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जिनकी सहायता लोकसभा के महासचिव करते हैं। संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति द्वारा की जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। दल बदल विरोधी अधिनियम को संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था? ए 52वां संशोधन अधिनियम 1985, बी 60वां संशोधन अधिनियम 1988, सी 71वां संशोधन अधिनियम 1992, डी 82वां संशोधन अधिनियम 2000। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 52वां संशोधन अधिनियम 1985। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी अधिनियम के रूप में जाना जाता है, को 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। यह किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधान निर्धारित करता है। यह वर्ष 1967 के आम चुनावों के बाद दल बदलने वाले विधायकों द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को गिराने की प्रतिक्रिया थी। अगला प्रश्न है, मेरठ स्थित श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए अर्जेंटीना, बी फ्रांस, सी ब्राजील, डी वेनेजुएला। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी ब्राजील। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मेरठ स्थित श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ने दोनों देशों के छात्रों के बीच ब्राजील के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मुख्य ध्यान केंद्र डेयरी, कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्रों में विद्यार्थियों और संकाय विनिमय कार्यक्रमों पर होगा। दोनों देश संयुक्त सेमिनारों, कार्यशालाओं और नियमित कक्षाओं के माध्यम से उन्नत प्रौद्योगिकियों और नवाचारों पर सहयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, हबल टेलीस्कोप को पृथ्वी की निम्न कक्षा में किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? ए 1980, बी 1987, सी 1990, डी 1995। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1990। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हबल टेलीस्कोप को वर्ष 1990 में पृथ्वी की निम्न कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। इसे गैलीलियो के टेलीस्कोप के बाद खगोल विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण प्रगति माना जाता है। इस टेलीस्कोप का नाम खगोल शास्त्री एडविन हबल के नाम पर रखा गया है। यह नासा के ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज प्रोग्राम का एक हिस्सा है, जिसमें 4 अंतरिक्ष आधारित वेधशालाओं का एक समूह है और प्रत्येक वेधशाला एक अलग तरह के प्रकाश में ब्रह्मांड पर नजर रखती है। यह टेलीस्कोप आकार में एक स्कूल बस से बड़ा है। इसमें 7.9 फीट का दर्पण है। यह काफी दूरी पर स्थित सितारों, आकाशगंगाओं और ग्रहों को देखकर ब्रह्मांड को समझने में खगोलविदों की मदद करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ए 1989, बी 1992, सी 1996, डी 2006। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1992। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW भारत सरकार का वैधानिक निकाय है, जो आमतौर पर महिलाओं से संबंधित सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने से संबंधित है। इसकी स्थापना जनवरी 1992 में भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा की गई थी। महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व फ्रेजाइल एक्स जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ए 22 मई, बी 1 जनवरी, सी 22 जुलाई, डी 13 सितंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 22 जुलाई। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व फ्रेजाइल एक्स जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है, जिसे दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी फ्रेजाइल एक्स या मार्टिन बेल सिंड्रोम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। अतः विकल्प सी सही है। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम एक वंशानुगत आनुवांशिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होती है, जो बौद्धिक और विकास संबंधी विकलांगताओं का कारण बनती है। FXS लड़कों में मानसिक विकलांगता का सबसे आम वंशानुगत कारण है। यह 4000 लड़कों में से एक को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश की किस शहर में इंडियन फ्लाइंग एकेडमी स्थापित की गई है? ए खजुराहो, बी बालाघाट, सी भोपाल, डी ग्वालियर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए खजुराहो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इंडियन फ्लाइंग एकेडमी शौर्य फ्लाइट सिम प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई है
जिसे प्रधानमंत्री द्वारा की गई आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत खजुराहो हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया है। खजुराहो में 3 FTO खुलने से मध्य प्रदेश में कुल FTO की संख्या 6 हो जाएगी। खजुराहो में 3, इंदौर में 1, सागर में 1 और गुना में 1। भारतीय फ्लाइंग अकादमी में प्रति बैच उड़ान प्रशिक्षण के लिए 40 छात्रों की क्षमता होगी और FTO में प्रति वर्ष 2 बैच होंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका कथन है अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? A. लोकमान्य तिलक, B. स्वामी विवेकानंद, C. स्वामी दयानंद, D. रविंद्रनाथ टैगोर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C. स्वामी दयानंद। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उक्त कथन अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, स्वामी दयानंद सरस्वती का है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ष 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना था। स्वामी जी के आर्थिक विचारों में स्वदेशी का अधिक महत्व था। उनके द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण नारा वेदों की ओर लौटो एक प्रमुख नारा था। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि कौन सी है? A. खरोष्ठी, B. संस्कृत, C. ब्राह्मी, D. देवनागरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C. ब्राह्मी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, जिसका उपयोग प्राचीन भारत में किया जाता था। यह विश्व की सबसे पुरानी लेखन प्रणालियों में से एक है और भारत में उपयोग की जाने वाली कई लिपियों का मूल है, जिसमें देवनागरी और दक्षिण भारतीय भाषाओं के लिए उपयोग की जाने वाली लिपियां शामिल हैं। यह लिपि अपनी सरलता के लिए जानी जाती है तथा इसके ऐतिहासिक और भाषाई महत्व के लिए बड़े पैमाने पर अध्ययन किया गया है। 5वीं सदी ईसा पूर्व में 350 ईसा पूर्व तक इसका एक ही रूप मिलता है, लेकिन बाद में इसके 2 विभाजन मिलते हैं, उत्तरी धारा व दक्षिणी धारा। ब्राह्मी की उत्तरी धारा में गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा और देवनागरी को रखा गया है। दक्षिणी धारा में तेलुगु, कन्नड़, तमिल, कलिंग, ग्रंथ, मध्य देशी और पश्चिमी लिपि शामिल है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। महादेव वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? A. कर्नाटक, B. केरल, C. महाराष्ट्र, D. गोवा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।